तो हेलो बच्चों बच्चों अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों ये दो फिनोमिना ऐसे थे जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। और उससे पहले हमने बात की थी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की, और ये फिनोमिना ऐसे थे जो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। तो बच्चों इन दोनों से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका ड्यूअल बिहेवियर होता है। बिहेव्स बोथ एज ए वेव एज ए पार्टिकल। ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो और इन्हीं दोनों की इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूअल नेचर है। इन्हीं ने इसी डेवलपमेंट ने फर्दर हेल्प की थी नील बोहर को टू डिजाइन हिज ओन मॉडल। आज हम बात कर देंगे उन फर्दर एविडेंसेस की जिन्होंने हेल्प की थी क्वांटाइजेशन को फर्दर एस्टेब्लिश करने में। तो उसमें हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम के बेसिक को जाने तो स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बच्चों कोई भी लाइट जिन कलर से मिलके बनी होती है उनको एक पैटर्न में लगा देना। कैसा पैटर्न? एक पैटर्न में लगा देना, आइदर इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक पैटर्न में एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगाना, एक एरे में अरेंज करना, वो हमारे पास क्या होता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यहाँ दिखाया कि व्हाइट लाइट है, उसको जब हमने प्रिज्म में से पास किया तो ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स होगी है किसमें? 7 कलर्स में। तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो विबग्योर। तो ये पूरा पैटर्न है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जब हम उसे किस में से पास करते हैं? प्रिज्म में से पास करते हैं। तो ये जो 7 कलर है ये बच्चों क्या है? ये पैटर्न जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अब देखो यहाँ ये हुआ क्या है, ये जो कलर की बेंडिंग हुई है वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? इसकी वेवलेंथ के ऊपर। हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है? वो बेंड हो जाती है। अब वो बेंड कितनी होगी, कितने एक्सटेंट तक बेंड होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है। अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी बेंडिंग क्या हुई है? इट बेंड्स स्मॉलर लेवल है। एंड वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो उसकी बेंडिंग क्या हुई है? ज्यादा। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी कम बेंडिंग होगी, जितनी कम वेवलेंथ है उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। तो हमारे पास इस तरह से ये जो 7 कलर्स हैं वो किस रीजन में आते हैं? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो 400 आपको पता है नैनोमीटर वेवलेंथ कम है, वॉयलेट रीजन, और 700 नैनोमीटर ये कौन सा रीजन है? रेड रीजन। तो ये जो पूरा है ये पैटर्न हमारे पास क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। और आप डेली लाइफ में रेनबो जो देखते हो वो किसका एग्जाम्पल है? वो स्पेक्ट्रम का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे हमने व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम की बात की थी। 7 कलर थे, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे थे, और ये बच्चों पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किन रेडिएशन से मिलके बनी है उनको अरेंज किया गया है एक पैटर्न में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब हम बात करेंगे ये आता कैसे है, स्पेक्ट्रम में अराइज कैसे हुआ। तो बच्चों देखो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे आता है? हमारे पास कोई मैटर थी, हमने उस मैटर को क्या दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कोई भी एनर्जी किसी भी तरह से सप्लाई की तो मैटर है किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। तो जब हमने एनर्जी सप्लाई की एटम में, जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया? वो एक्साइट हो गया। अब एक्साइट जो ये उसकी ग्राउंड लेवल थी, और यहाँ से वो पहले लेवल में जंप कर गया जिसको हमने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये हो सकता है कि वो सेकेंड लेवल में जंप कर जाए, वो हमारे पास क्या है? उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो मुझे जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम कैसा होता है? शॉर्ट होता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, कोई भी पर्सन किसी भी चीज को लेकर एक्साइट होगा, कितनी देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा? एक टाइम के बाद डी एक्साइट हो जाएगा। जैसे भी बच्चों की बुआ आती है, बुआ आई है, कुछ खाने पीने का सामान लाई है, केले लाई है, सेब लाई है, तो बच्चे एकदम से बुआ को देख के एक्साइट हो जाते हैं, बुआ आई है, बुआ आई है, केले लाई है। लेकिन
केले खा लिए, खत्म हो लिए, तो एक्साइटेशन खत्म। तो एक टाइम के बाद वो क्या करती है, वो वापस बैक आती है कहाँ पे, अपने लोअर एनर्जी लेवल पे। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भी, इसका लाइफ टाइम भी एक्साइटेड स्टेट में शॉर्ट है, तो ये क्या करते हैं, वापस आते हैं। अब इसका वापस आने का तरीका, ये डायरेक्ट सेकंड एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में आ जाए, या ये हो सकता है कि ये एक स्टेप में ना आए, पहले सेकंड से फर्स्ट में आए, एक रेडिएशन एमिट करे, फिर फर्स्ट से ग्राउंड लेवल में आए, दूसरी रेडिएशन एमिट करे। हो सकता है एक स्टेप में एक रेडिएशन एमिट की हायर एनर्जी की, ठीक है, हायर हायर एनर्जी होगी तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, और ये हो सकता है कि वो दो रेडिएशन एमिट करे जिनकी एनर्जी कम है, तो दो रेडिएशन हो जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्टिल लेसर होगी। तो वो एक स्टेप में भी वापस आ सकता है और नंबर ऑफ स्टेप्स में भी वापस आ सकता है। और वो जो एनर्जी उसने रेडिएट की, जो उसने बाहर निकाली, एक्साइट हुआ फिर डी एक्साइट हुआ, तो जो एनर्जी उसने बाहर निकाली, उस एनर्जी को हमने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर, वो जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ वापस आया, तो इससे जो एमिटेड रेडिएशन थी वो हमने प्रिज्म के ऊपर डाली। और प्रिज्म का काम क्या होता है, कोई रेडिएशन जिससे मिलके बनी होती है, ये उसको क्या कर देते हैं, उन कलर्स को स्प्लिट कर देते हैं। तो ये रेडिएशन थी, ये तीन वेव से मिलके बनी थी, तो इसने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो अब इस पैटर्न को हमने जब एक फोटोग्राफिक फिल्म पे रिकॉर्ड किया, तो ये जो पैटर्न आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आप सिंपल एक एग्जांपल समझ सकते हो, सपोज हम सोडियम क्लोराइड का एमिशन स्पेक्ट्रम नोट करना चाहते हैं। हम सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे, हीट किया, उससे जो रेडिएशन निकली वो हमने किसके ऊपर डाली, वो हमने डाली प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म से निकलने वाली रेडिएशन को हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म पे रिकॉर्ड कर लिया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड का एमिशन स्पेक्ट्रम। इसी तरह किसी भी गैस का हम लेना चाहते हैं, तो उस गैस को हम हीट करेंगे, या एनर्जी सप्लाई करनी है, या उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, तो जब हमने वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया उस गैस का, तो हमारे पास वहां से जो लाइट रेडिएशन एमिट हुई उसको हमने प्रिज्म के ऊपर डाला, और प्रिज्म से निकलने वाली रेडिएशन को हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्जर्व किया, नोट रिकॉर्ड कर लिया, तो वो जो पैटर्न आया वो हमारे पास क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखो एमिशन स्पेक्ट्रम आता है किस चीज का है, जैसे जैसे मेरे पास ये पेन है, तो आपको पता है ये पेन जो है, ये यहाँ से कैसा नजर आ रहा है, ये यहाँ से रेड कलर का नजर आ रहा है। ये रेड कलर का क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये क्या कर रहा है, लाइट के सारे कलर्स को, जितने भी कलर हैं विजिबल लाइट में, मैं कहूँ 7 कलर्स हैं, तो सारे बाकी कलर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि रेड कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो ये रेड कलर को क्या कर रहा है, ये रेड कलर को एमिट कर रहा है। तो ये जो रेड कलर एमिट किया, क्योंकि बाकी इसने एब्जॉर्ब किए। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे, तो जो इसने एब्जॉर्ब किया ये उसको क्या करेगा, उसको एमिट करेगा, और उस एमिटेड रेडिएशन को जब हम प्रिज्म के ऊपर डालेंगे, तो हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, इसका एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे, तो जो उसने एब्जॉर्ब की हुई थी उन रेडिएशंस को वो क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो बच्चों ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसे हम, ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जो हमने विजिबल लाइट थी, व्हाइट लाइट, उसका जो हमने स्पेक्ट्रम नोट किया था, ये कैसा था, ये कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो डिफरेंट कलर्स थे ना, विबग्योर के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे। भी आप देखो वॉयलेट और इंडिगो कलर मर्ज हो रहे हैं, या ग्रीन और येलो कलर मर्ज हो रहे हैं, तो आपस में कोई, इनमें कोई सेपरेशन नहीं है, कैसा है, कंटिन्यूअस, एक दूसरे के अंदर कलर कैसे मर्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, जो एमिशन स्पेक्ट्रम है किसी भी एटम का, वो कैसा स्पेक्ट्रम है, वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास ब्राइट लाइन है, उस एटम जो जिसको भी हमने हीट किया था, उससे जो निकलने वाली रेडिएशंस थी, वो उसमें सारा कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, और उन स्पेसिफिक वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आई है, कुछ ब्राइट लाइंस आई हैं। तो ये कुछ ब्राइट लाइन है सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। तो इस हम कहेंगे कि ये वाला स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये कैसा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इसमें हमारे पास ये हमारी क्या है, ब्राइट लाइन है, और वो किससे सेपरेटेड है, डार्क स्पेसेस से।
तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बच्चों तो बच्चों जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना, तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है करेक्टरिस्टिक होता है। करेक्टरिस्टिक मीन्स पर्टिकुलर टाइप के एटम का पर्टिकुलर टाइप का स्पेक्ट्रा होगा। तो इसी फिनोमिना को हमारे पास इसीलिए एमिशन स्पेक्ट्रम को बच्चों क्या कहा गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा, क्योंकि डिफरेंट एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम था वो डिफरेंट टाइप का था, इसलिए से हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ एक एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा है, तो ये पैटर्न बिल्कुल इसी तरह से है कि इतना करेक्टरिस्टिक है। एक तरह से मैंने पहले भी बताया था कि एक तरह से फोटोग्राफिक आइडेंटिटी है किसी पर्सन की, जैसे होती है ना, फोटो से हम पर्सन को पहचान सकते हैं, इसी तरह से इस पैटर्न से हम ये एनालाइज कर सकते हैं ये कौन से एटम का स्पेक्ट्रम है। जैसे एक पर्सन के फिंगरप्रिंट्स से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं ना कि ये कौन से पर्सन के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसी तरह से स्पेक्ट्रम से हम ये बड़ी क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस एलिमेंट का है। तो बच्चों हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बुन्सन, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने स्पेक्ट्रम को यूज किया केमिकल एनालिसिस के लिए कि हमारे पास ये पर्टिकुलर मिनरल है और इसमें कौन से टाइप के एटम प्रेजेंट है। जैसे ये करेक्टरिस्टिक एक स्पेक्ट्रम है, तो ये स्पेक्ट्रम जिसमें दो येलो लाइन है, ये किसका होता है, सोडियम का। तो आप सोडियम चाहे सोडियम क्लोराइड में हो, सोडियम चाहे सोडियम मेटल में, आप जब भी उसका स्पेक्ट्रम नोट करोगे तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में क्या आएगी, इसी तरह से दो येलो लाइन आएंगे। इसी तरह से मरकरी किसी भी चीज में है तो उसका पैटर्न बिल्कुल यही होगा। तो आप जहां ये पैटर्न देखोगे आप ये एनालाइज कर सकोगे कि इस मिनरल के अंदर, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, मरकरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसी चीज को यूज करके कई मिनरल के अंदर कई तरह के एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। जैसे हमारे पास अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो रुबीडियम, ठीक है, सीजियम, स्कैंडियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बच्चों इन एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो इनके मिनरल के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने से ही हुई थी। इनके मिनरल के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके ही इन एटम्स की डिस्कवरी हुई। इसी तरह से कि सन के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, वो भी कैसे पता चला, सन के अंदर हीलियम गैस प्रेजेंट है, वो भी हमें सन से जो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उनके स्पेक्ट्रम को जब हमने ऑब्जर्व किया अच्छे से तो हमें पता चला कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हीलियम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये इतना करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्पेक्ट्रम, बच्चों एक तरह से हम कहेंगे कि फोटोग्राफिक नेगेटिव है किस चीज का, एमिशन स्पेक्ट्रम का। अगर एमिशन स्पेक्ट्रम में, जहां एमिशन स्पेक्ट्रम क्या था, डार्क था, बीच में कहीं कहीं ब्राइट लाइन थी, लेकिन उसका अपोजिट कर दो, बिल्कुल अपोजिट, कंटिन्यूअस है, बीच में क्या है, डार्क स्पेसेस है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन, जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें इंफॉर्मेशन ब्राइट लाइन से मिलती है, लेकिन बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें इंफॉर्मेशन डार्क रीजन से मिलती है। उस डार्क रीजन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये अदरवाइज कंटिन्यूअस होता है, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लेते कैसे हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को लेने के लिए जो हमारे पास लाइट थी उसको पहले, जैसे मुझे अगर सोडियम क्लोराइड का लेना है, अभी हमने जब सोडियम क्लोराइड का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था तो सारा ब्लैक था, बीच में क्या आ रही थी, दो येलो लाइन। तो वो कैसे लिया था, सोडियम क्लोराइड को हमने हीट किया, वो निकलने वाली रेडिएशन प्रिज्म पे डाल दी। लेकिन अब हमने क्या किया, व्हाइट लाइट ली है और एक सॉल्यूशन लिया किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो जब हमने उस व्हाइट लाइट को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से पास किया, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स थे, तो सोडियम क्लोराइड, मैंने अभी आपको बताया ना, कोई भी सब्सटेंस जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है हीट करने पे उसी को एमिट करता है। तो जब पास किया तो सोडियम क्लोराइड ने उस व्हाइट लाइट में से सिर्फ कौन से कलर्स को, उन दो येलो लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो फिर वहां से ट्रांसमिटेड लाइट आई, येलो तो इसने खा लिया, जो बाकी इसने यहाँ किया वो हमने प्रिज्म के ऊपर डाला, और जो फर्दर रेडिएशन थी उस पर को हमने रिकॉर्ड कर लिया फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास अगर हम मान लो सोडियम का ले रहे हैं तो हमारे पास सारा कलर्ड रीजन आएगा, जहां सिर्फ येलो रीजन होगा वहां क्या आएंगे, दो डार्क लाइंस आएंगी। तो वो जो दो डार्क लाइन है ना, वो इस बात को इंडिकेट करेंगी
कि हमारे पास येलो रीजन में दो डार्क लाइन है, किसकी वजह से है? सोडियम की वजह से आई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज तो बच्चों इस फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। आप जितनी भी स्कैनिंग कराते हो, एमआरआई कराते हो, एनएमआर कराते हो, वो सारी की सारी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर है, यूवी है, ये सारी टेक्निक इसमें आती है स्पेक्ट्रो। तो जब हम एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चों एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा था? ऐसा था, उसमें सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे विदाउट एनी गैप। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या था? पूरा डार्क है, बीच में कहीं कहीं क्या है? ब्राइट लाइंस है। ब्राइट लाइंस है सेपरेटेड है किससे? डार्क। तो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये ब्राइट लाइन इंफॉर्मेशन देती है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ध्यान से देखो तो उसी का, तो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? उसी का फोटोग्राफिक नेगेटिव है। जैसे यहाँ हमारे पास लाइन आ रही है, तो यहाँ ये क्या आ रहा है? ब्लैक लाइन आ रही है, ब्लैक। तो ये अदरवाइज कंटिन्यूअस है, बीच में क्या है? डार्क। तो यहाँ इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? इस डार्क वाली लाइन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों मेन जो बोहर मॉडल की डेवलपमेंट हुई थी ना, क्योंकि हमें पहले बात जब हमने रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक डिस्कस की थी, तो हमने बात की थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में इसका स्पेक्ट्रम ऐसा क्या था जिसको नील बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले हम इसके स्पेक्ट्रम को समझेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम में ऐसी क्या चीज थी। तो हमने हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम कैसे नोट किया? हमने हाइड्रोजन गैस ली एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और जैसे ही हमने करंट पास किया तो हमारे पास वहां से लाइट एमिट हुई। उस लाइट को हमने जब प्रिज्म पे डाला तो हमारे पास क्या हुआ? वो स्प्लिट हुई। तो क्या हुआ? जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो बच्चों ब्रेक हो गए। किसमें ब्रेक हो गए? हाइड्रोजन एटम में। और फिर वो जो एनर्जी मिली, तो वो उस एनर्जी से जो उसमें इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्साइट। ये यहाँ दिखाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये दिखाया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड फोर्थ कहीं पे भी जा सकता है। और फिर वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, तो वो क्या करता है? वो वापस आता है। वापस आता है तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी उसको वो एमिट करता है। तो जब वो एमिटेड रेडिएशन को हमने ये पास किया किसमें से? प्रिज्म में से। तो इस तरह से हमें जो पैटर्न मिला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कैसा था? तो बच्चों हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आया था। उसमें हालांकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, फिर भी हमारे पास एक सीरीज ऑफ लाइंस आई थी। तो वो सीरीज ऑफ लाइन क्यों आई थी, कैसे आई थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से उसमें मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ ये मिसिंग है, तो यहाँ n, ये लेवल कौन सा? 1। ठीक है। तो ये हमारे पास ये पैटर्न आया था, ये कुछ सीरीज थी। इस पैटर्न को बाद में साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इनको नेम दिया, इनको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। जब वेरियस लेवल से सेकेंड लेवल में जो लाइन्स आ रही है इनको हम बाल्मर सीरीज बोल रहे हैं। तीसरी वाली जो लाइन है इसको हम बोल रहे हैं पास्चन सीरीज। और ये वाली जो है फोर्थ वाली, जो वेरियस लेवल से फोर्थ लेवल में आ रही है, ये हमारी है ब्रैकेट सीरीज। और जो वेरियस लेवल से फिफ्थ लेवल में आ रही है, ये हमारी है फंड सीरीज। यहाँ बच्चों पी क्या होता है? साइलेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? फंड सीरीज बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी बाकी जो लाइट थी वो क्योंकि हमारे पास कलर्ड नहीं थी, विजिबल रीजन में नहीं थी, सिर्फ ये वाली जो लाइन्स थी, ये वाली लाइन हमारी कैसी थी? ये लाइन हमारी विजिबल रीजन में थी। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे जे बाल्मर, उन्होंने इसी को ऑब्जर्व किया और इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये लाइंस क्यों आ रही हैं और इनके अंदर जो पर्टिकुलर लाइन है उनको हम किस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये जो बाल्मर सीरीज वाली लाइन आ रही थी वो कैसे आ रही थी? जब इलेक्ट्रॉन वेरियस लेवल से थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में जंप कर रहा था तो रेड कलर की लाइट निकल रही थी।
फोर्थ लेवल से हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इसको समझेंगे बोहर मॉडल के बाद, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल में आ रही थी तो ये कलर की लाइट निकली, तो वेरियस लेवल से जब सेकेंड लेवल में आ रही थी तो वो जो सीरीज आ रही थी उस सीरीज को नाम दिया था हमने बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर ने इन पर्टिकुलरली जो लाइंस आ रही थी इनको एक वेव नंबर से सिंबलाइज किया। वो वेव नंबर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, 109677, तो ब्रैकेट है 1/2² माइनस 1/n2 n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ n वेरियस लेवल से सेकंड लेवल में आ रही थी इसलिए यहाँ क्या था 2 था, और ये n क्या चीज है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 या ग्रेटर देन 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 3 और 3 से ज्यादा वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग लाइंस का हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है, तो बच्चों उन्होंने अपना जो फॉर्मूला दिया था, तो बच्चों बाल्मर ने जो अपना फॉर्मूला दिया था वो सिर्फ किसके लिए था, बाल्मर सीरीज के लिए। तो फर्दर इन ड्यू कोर्स हमारे पास 8085 में बाल्मर ने दिया था, उसके बाद 8088 में रिडबर्ग एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने उसी फॉर्मूला को एक्सटेंड कर दिया सभी लाइंस के लिए। तो अब ये जो फॉर्मूला था ये मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू बार। न्यू बार माना वेव नंबर, वो किसके बराबर होता है 109677, और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ n1 स्क्वायर है और यहाँ क्या हो गया 1/n2 स्क्वायर, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। n1 की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होगी और n2 की वैल्यू उससे एक ज्यादा। जैसे अगर मैं कहती हूँ मेरे पास n1 की वैल्यू, अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अप टू सो ऑन। इसी तरह से अगर मेरी n1 की वैल्यू कितनी है 2 है तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो इस तरह से इसकी n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू से एक ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो बच्चों जो ये सीरीज आई थी लाइमन सीरीज, जो वेरियस लेवल से जब फर्स्ट लेवल में वापस आ रहा था तो उस सीरीज को हमने क्या नाम दिया था, वेरियस लेवल से जब ट्रांजिशन हो रही थी फर्स्ट लेवल में तो वो हमारी लाइमन सीरीज थी। तो बच्चों ये जो थी कौन से रीजन में लाई करती थी, यूवी रीजन में। बाल्मर सीरीज आपको मैंने दिखाई ना, वो कैसी लाइन थी, कलर्ड लाइन थी, विजिबल रीजन में लाई करती। जब वेरियस लेवल से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जब सेकंड लेवल में वापस आ रहा है तो वो जो उससे जो पर्टिकुलर लाइंस आई थी उसको हमने नाम दिया था बाल्मर सीरीज, और वो कौन से रीजन में लाई करती है, विजिबल। और बाकी की तीन ब्रैकेट, पास्टन और फंड सीरीज, ये तीनों जो है जब थर्ड वेरियस लेवल से थर्ड लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है तो वो पास्टन सीरीज, वेरियस लेवल से फोर्थ लेवल में आ रहा है तो ब्रैकेट, और वेरियस लेवल से फिफ्थ में आ रहा है तो वो फंड सीरीज। तो ये वाली जो लाइंस थी ये कौन से रीजन में लाई करती थी, इंफ्रारेड में। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में, बाल्मर सीरीज हमारे पास विजिबल रीजन में, और बाकी जो तीन सीरीज है पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज जो है बच्चों ये हमारी कहाँ लाई करती थी, ये हमारी लाई करती थी इंफ्रारेड रीजन में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।